हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएसवी। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का क्वेश्चन जो कि लाया हूँ। 25 क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था एक ही वीडियो में, जो कि आप लोग पहले वीडियो का देख सकते हैं। अब मैं यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज खाली स्थान द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। तो आप लोग दोस्त ये 26 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आप लोग समझ रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस यानी क्लोज सरफेस के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके मतलब कि किसके प्रोपोर्शनल होगा। जो चार्ज रहता है इनक्लोज में वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो टोटल फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो टोटल फ्लक्स होता है, ये आप लोग इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नोट टाइम्स के इक्वल होता है। यानी किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन नोट। यानी कहने का मतलब कि इनक्लोज चार्ज यानी वो सरफेस के अंदर जितना भी इनक्लोज चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नोट के टाइम्स के इक्वल होता है। तो आप लोग इस तरह से जान रहे हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग का ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ये आप लोग दोस्त गॉस लॉ में ये आप लोग पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ एक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पढ़ने का होता है, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनक्लोज बाय ए सरफेस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस इज। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के ऊपर कितना होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनक्लोज बाय ए सरफेस, यानी सरफेस के द्वारा इनक्लोज चार्ज अगर डाइपोल मोमेंट है तो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने के बराबर होगा, यानी ये किस पे डिपेंड करेगा। तो आप लोग जान चुके हैं कि दोस्त ये सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी डिपेंडेंट ऑन द चार्जेज। यानी ये चार्जेस पे डिपेंडेंट करता है, चार्ज पे डिपेंडेंट करता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम टॉर्क in a uniform electric field E when the angle between P and E is। यानी आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ पी विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम टॉर्क इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई व्हेन द एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो पी और ई के साथ कितना एंगल बनाएगा? बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी क्रॉस ई के साथ कितना एंगल बनाएगा, यानी पी एंड ई। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, टॉर्क बराबर क्या होता है? पी ई यानी पी क्रॉस ई यानी पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री थीटा बराबर 90 डिग्री रहता है तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ये क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे ये फिर लगता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 यही बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज अलोंग एक्स एक्सिस बट नॉट अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। इट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। ए डाइपोल इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी अलोंग। यानी बोल रहा है कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है? वो वेरी कर रहा है, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग वो वेरी नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, ए डाइपोल इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर ही डाइपोल रखा गया है। तो पूछ रहा है कि नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी अलोंग। तो नेट फोर्स डाइपोल पे किसके अलोंग लगेगा? एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा, वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा, या फिर जेड एक्सिस के ये अलोंग लगेगा। तो आप लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इस प्रकार से नेट फोर्स डाइपोल पर जो नेट फोर्स लगेगा वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही लगेगा। इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि डिवाई इज द यूनिट ऑफ। डिवाई किसका यूनिट होता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जो डिवाई जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे आप लोग डी भी ले सकते हैं, लेकिन हम लिए हैं क्यू इंटू ए, यानी चार्ज इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। तो कूलम इंटू मीटर को ही बोला जाता है डिवाई बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है डिवाई, या फिर यहाँ पे कूलम मीटर भी रह सकता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? There are 2 point charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb in air and separated by 30 centimeter. The force between them is। तो आप लोग ये आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला से? कूलम्स लॉ के फॉर्मूला से। F बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से आप लोग आसानी से इसको सॉल्व करके 6 मिली न्यूटन आप लोग आसानी से आंसर ले आ सकते हैं। ये आप लोग का ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आप लोग का सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कैन नॉट बी, यानी इसमें से इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहने का मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको कि एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसुलेटर का इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो आप लोग जानते होंगे कि 1.5 भी होता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो सकता। इन्फिनिटी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन्फिनिटी जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का होता है। मेटल का क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह से इंसुलेटर का इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि इंसुलेटर का कौन सा इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो आप लोग का डी ऑप्शन सही है, इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम स्पेस इज, यानी द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज, यानी फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम का परमिटिविटी किसके बराबर होगा, यानी किसके इक्वल होगा। परमिटिविटी कहने का मतलब दोस्त एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि जो परमिटिविटी जो वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है वो 1 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है कि लेस देन 1 बट नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 से कम बट 0 के बराबर नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का सी ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। सी ऑप्शन आप लोग आराम से करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ए ऑप्शन भी सही है, लेकिन यहाँ सी ऑप्शन दे दिया गया है कि लेस देन 1 बट नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोग सी ऑप्शन में ही करेक्ट करें, यानी सी ऑप्शन में ही टिक मारे। इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा। अगर सी ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहता तो आप लोग 1 के इक्वल भी यहाँ पे मार सकते थे, सही ऑप्शन मार सकते थे, लेकिन यहाँ सी दे दिया गया तो सी पे ही मारे। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? 3 पार्ट्स आर शॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 3 ठो पार्ट है, यानी 3 ठो रास्ता दिया गया है जिसमें कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आप लोग जानते होंगे कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्यों सही होगा? द पार्ट थर्ड इज फॉलोड बाय ए न्यूट्रल पार्टिकल। यहाँ पे इसको फिगर भी देना चाहिए, लेकिन फिगर नहीं दिया गया है। इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आप लोग का सही है। यानी द पाथ थर्ड, यानी थर्ड जो पार्ट है, यानी थर्ड वाला जो रास्ता है वो फॉलो किसके द्वारा करता है? यानी न्यूट्रल पार्टिकल के द्वारा वो फॉलो करता है, थर्ड पार्ट। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि इफ ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ इट एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, यानी अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब किया जाए, यानी एक दूसरे के साथ घिसा जाए, तो किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और क्यों होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि क्यों होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अरे दोस्त, जब किसी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से निकलता है तो उस पर क्या चीज़ आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाता है। इलेक्ट्रॉन उस पर निकालें, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट, उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बैठ गया। इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 यही बोल रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नेगेटिव चार्ज ऑन ए बॉडी इम्प्लाइज दैट इट हैज़, यानी नेगेटिव चार्ज बॉडी पे, किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किसके वजह से कर रहा है? तो आप लोग जानते होंगे कि एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, यानी आउटसाइड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्ड वहाँ पे किया गया। इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि व्हेन ए बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट्स मास, यानी कि अगर किसी बॉडी पे नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मास क्या हो गया? उसका मास इंक्रीज कर गया दोस्त, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाता है वहाँ पे मास इंक्रीज करता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन गया उसका मास इंक्रीज किया, तो जिस पर अगर इलेक्ट्रॉन गया तो उसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा दोस्त। इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 यही बोल रहा है कि 2 चार्जेज Q1 and Q2 repel each other with a force of 0.1 Newton. What will be the force exerted by Q1 and Q2 when a third charge is placed near them? यानी बोल रहा है कि 2 चार्ज पार्टिकल्स है जो कि Q1 and Q2 है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, यानी एक दूसरे से दूर भाग रहा है, और जिसका कि फोर्स दिया गया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 0.1 न्यूटन। तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q2 व्हेन ए थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड नियर देम? अगर उस दोनों चार्ज पार्टिकल्स के प्लेस में अगर थर्ड चार्ज लाया जाए तो फोर्स कितना गुना
कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा या फिर 0.1 न्यूटन होगा या फिर नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आराम से इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला से? कूलम्स लॉ के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। 0.1 न्यूटन के इक्वल आएगा। ये आप लोग निकालिएगा आराम से। क्वेश्चन पे नहीं आएगा तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, तो मैं बोर्ड पे बताऊंगा इसको अच्छे तरीके से, शायद आप लोग बना ही लीजिएगा। 39 नंबर को ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन वो ये बोल रहा है भैया कि व्हाट हैपेंस व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सॉफ्ट बबल इज। जब सॉफ्ट बबल पर चार्ज किया जाता है तो उस पर क्या हो जाता है? क्या उसमें क्या इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है? जब सॉफ्ट बबल को चार्ज किया जाता है तो उसका रेडियस बढ़ जाता है दोस्त। उसका रेडियस क्या होता है? बढ़ जाता है। इट्स रेडियस इंक्रीज है। जब किसी सॉफ्ट बबल को चार्ज किया जाता है तो उसका रेडियस क्या हो जाता है? इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी उसका रेडियस बढ़ जाता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेज बिटवीन टू प्रोटॉन्स टू दैट बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स अंडर सिमिलर कंडीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ये किस ऑर्डर पे डिपेंड करेगा? ऑर्डर कहने का मतलब दोस्त पावर, यानी 10⁻36 पे ये डिपेंड करता है। यानी इसका जो रेशियो होता है, दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रेशियो होता है, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसका जो रेशियो होता है वो 10⁻36 ऑर्डर के इक्वल होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 यही बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो कूलम मीटर के इक्वल होता है। कूलम मीटर के इक्वल होता है, या फिर यहाँ पे डिवाइड भी दे सकता है, जो कि आप लोग पहले ऑप्शन में पढ़े हैं। पहले क्वेश्चन में 25 नंबर क्वेश्चन में 26 में शायद यही था। यहाँ पे कूलम मीटर हो सकता है क्योंकि P इज इक्वल टू क्यू इंटू ए होता है। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है। P इज इक्वल टू क्यू ए होता है। ए यहाँ पे डिस्टेंस है, क्यू यहाँ पे चार्ज है, तो कूलम मीटर यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। अगर यहाँ दिवाई रहता तो दिवाई भी होता और ए ऑप्शन भी सही होता। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्त? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू वही चार्ज, मतलब पोटेंशियल उसका, यानी वोल्ट मीटर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा, वोल्ट मीटर होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट नहीं हो सकता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि न्यूटन मीटर पर कूलम, इसमें से एसआई यूनिट नहीं हो सकता। ये तीनों ऑप्शन हो सकता है। वोल्ट मीटर भी होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी ये हो जाएगा, जूल मीटर पर कूलम भी हो जाएगा, बट न्यूटन मीटर पर कूलम ये ऑप्शन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नहीं हो सकता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है? द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा? प्रैक्टिकल कहने का मतलब वही दोस्त कि ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, यानी तो आप लोग जानते होंगे कि डिवाई इसका यूनिट होता है। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या यूनिट होता है दोस्त? डिवाई यूनिट होता है। कूलम मीटर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल यूनिट बोल रहा है। प्रैक्टिकल यूनिट कहने का मतलब कि डिवाई यहाँ पे नहीं हो सकता। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, इसलिए इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत रखा गया है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला कि द यूनिट ऑफ चार्जेज। चार्ज का यूनिट क्या हो सकता है? तो चार्ज का यूनिट दोस्त आप लोग जानते होंगे जैसा कि कूलम भी होता है, फैराडे भी होता है और फ्रैंकलिन भी होता है। एक यहाँ पे नया वर्ड आप लोग शायद सुनते होंगे, फ्रैंकलिन। नहीं दोस्त, फ्रैंकलिन भी चार्ज का यूनिट होता है। इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव, इसमें से सभी, यानी कूलम भी होगा, फैराडे भी होगा और फ्रैंकलिन भी होता है चार्ज का ऐसा चार्ज का यूनिट। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन
किस ओर से किस ओर होता है। तो आप लोग को पहले मैं बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन सही है। यहाँ तो दोस्त 4 ऑप्शन दिया गया है लेकिन फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज डिपेंड्स एट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पे वो किसके बराबर होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो के क्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दिया गया है, 1 डिवाइडेड बाई आर दिया गया, ऐसे करके दिया गया है। तो आप लोग का बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो के क्यू यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस तरह से दोस्त आप लोग का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो न्यूटन पर कूलम, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, तो फोर्स न्यूटन पर कूलम। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है दोस्त कि क्वेश्चन नंबर 50 यही बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इसमें से कौन सा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो सकता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि इसमें से जूल पर कूलम जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट नहीं हो सकता, ऐसा यूनिट नहीं हो सकता। न्यूटन पर कूलम भी होता है जैसा कि आप लोग पहले पढ़े हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। वोल्ट पर मीटर भी होता है दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। कब होता है भैया, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे वोल्ट पर मीटर ही इसका यूनिट आता है। और यहाँ पे जूल पर कूलम मीटर भी इसका यूनिट होता है लेकिन जूल पर कूलम इसका यूनिट नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ठीक है दोस्त, इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, जैसा कि हम लोग अगले से क्वेश्चन चलेंगे इसी चैप्टर का, लेकिन अगला पार्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव। ये सब दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि आप लोग का 2022 बोर्ड में फिजिक्स में पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग अगर दोस्त इतना पढ़ के चल जाइएगा तो आप लोग यहाँ से 5 नंबर आसानी से पा सकते हैं। क्यों पा सकते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग यहाँ से 4 से 5 नंबर आसानी से कवर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्त आप लोग अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अचीवर एजुकेशन के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे सारा कुछ का प्रोवाइड किया गया है, पीडीएफ है, नोट्स वगैरह है, सारा कुछ है। प्लस सारा कुछ वहाँ पे मटेरियल आपको मिल जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, सारा कुछ, हिंदी इंग्लिश सारा कुछ, क्लास 9, 10, 11, 12 सारा कुछ वहाँ है दोस्त। तो आप लोग दोस्त वेबसाइट पे विजिट करें, और जो भी अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अचीवर एजुकेशन को, अचीवर BSCB को यूट्यूब पे है और अचीवर एजुकेशन वेबसाइट का नाम हुआ। तो आप लोग दोस्त ये सब सारा कुछ का मटेरियल यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है हर एक सब्जेक्ट का। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाले वीडियो में।